हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम संधि ट्रांजिस्टर का प्रचालन तथा इसके विभिन्न धारा घटकों के मान व इन धारा घटकों के मध्य संबंध स्थापित करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं संधि ट्रांजिस्टर का प्रचालन, ऑपरेशन ऑफ ए जंक्शन ट्रांजिस्टर। संधि ट्रांजिस्टर के सक्रिय प्रचालन के लिए उत्सर्जक आधार संधि को अग्रदिशिक बायस अवस्था में तथा संग्राहक आधार संधि को पश्चदिशिक बायसित किया जाता है। यहाँ पर हम चित्र में देखते हैं, ये NPN ट्रांजिस्टर है जिसका उत्सर्जक टर्मिनल ये है, संग्राहक टर्मिनल ये और आधार टर्मिनल ये है। इसके में उभयनिष्ठ आधार संरूपण को दिखाया गया है जिसमें उत्सर्जक तथा आधार संधि को अग्रदिशिक बायस अवस्था में लगाया गया है। अग्रदिशिक बायस अवस्था का अर्थ है N टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से तथा P टर्मिनल को बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से जोड़ा गया है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि इसमें जो संग्राहक आधार संधि है उसको पश्चदिशिक बायसित किया गया है। पश्चदिशिक बायस का अर्थ है कि N टर्मिनल को बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से तथा P टर्मिनल को बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ा गया है। इस प्रकार यहाँ पर हमने NPN ट्रांजिस्टर का देखा है, उसी प्रकार PNP संधि ट्रांजिस्टर में भी हम देख सकते हैं कि उभयनिष्ठ आधार संरूपण दिखाया गया है जिसमें E टर्मिनल उत्सर्जक टर्मिनल या E टर्मिनल को जो कि P है PNP संधि ट्रांजिस्टर में बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से तथा N टर्मिनल आधार के N टर्मिनल को बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ा गया है। इस प्रकार यहाँ पर यह उत्सर्जक आधार संधि को अग्रदिशिक बायस अवस्था में बायसित किया गया है तथा संग्राहक आधार संधि को पश्चदिशिक बायसित किया गया है, अर्थात P टर्मिनल को बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से तथा N टर्मिनल को बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से जोड़ा गया है। इस प्रकार संधि ट्रांजिस्टर का प्रचालन किया जाता है। अब है संधि ट्रांजिस्टर के विभिन्न धारा घटकों में संबंध, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट करंट कंपोनेंट्स इन ए जंक्शन ट्रांजिस्टर। संधि ट्रांजिस्टर के प्रचालन से यह ज्ञात हुआ है कि जब संधि ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक आधार संधि जिसको हम JEB नाम देते हैं को अग्रदिशिक बायसित किया जाता है। अभी हमने पढ़ा था संधि ट्रांजिस्टर का प्रचालन के लिए क्या करते हैं, उत्सर्जक आधार संधि को तो अग्रदिशिक बायसित तथा संग्राहक आधार संधि JCB को पश्चदिशिक बायसित करते हैं। तो धारा IE NPN ट्रांजिस्टर में IE बिकॉज ऑफ E इलेक्ट्रॉन्स बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन से आधार में अंतःक्षेपित होती है। हमारी जो उत्सर्जक धारा है वो दो प्रकार की होती है, हम पूर्व में भी बता चुके हैं कि एक तो बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉनों के NPN ट्रांजिस्टर होगा तो बहुसंख्यक धारावाहक हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक तो बहुसंख्यक धारावाहक इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है और एक अल्पसंख्यक होलों के कारण प्राप्त होती है। बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉनों के कारण जो इलेक्ट्रॉन जो धारा प्राप्त होती है वो IE इस प्रकार नोटेशन दिया हुआ है तथा अल्पसंख्यक होलों के कारण जो धारा प्रवाहित होती है उसको हम IE और H के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि NPN ट्रांजिस्टर में IEE बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जक से आधार में अंतःक्षेपित होने से तथा IEH अल्पसंख्यक होलों के आधार से
उत्सर्जक में अंतःक्षेपित होने के कारण उत्पन्न होती है। जब हम इसको अग्रदिशिक बायस्थित करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है एनपीएन ट्रांजिस्टर में वो आधार की तरफ गति करते हैं तथा होल है वो आधार से उत्सर्जक की ओर गति करते हैं, होने के कारण उत्पन्न होती है। अर्थात एनपीएन संधि ट्रांजिस्टर के लिए जो कुल धारा है वो हमारी होगी आई उत्सर्जक धारा आई इक्वल्स टू धारा बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन आवेश वाहकों के कारण धारा प्लस अल्पसंख्यक होलों के कारण धारा का योग प्राप्त होती है। यही उत्सर्जक धारा आई एनपीएन ट्रांजिस्टर में, ये तो अभी तक हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात की है। बात करें पीएनपी संधि ट्रांजिस्टर की तो यही उत्सर्जक धारा आई पीएनपी ट्रांजिस्टर में, पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा तो हमारा उत्सर्जक होगा पी अर्धचालक, तो इसमें हमारी जो धारा होगी बहुसंख्यक होलों के उत्सर्जक से आधार में अंतःक्षेपित होने से तथा आई अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन। अब हमारी पीएनपी संधि ट्रांजिस्टर में अल्पसंख्यक धारा वाहक क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉनों के आधार से उत्सर्जक में अंतःक्षेपित होने के कारण उत्पन्न होती है। अर्थात पीएनपी संधि ट्रांजिस्टर के लिए टोटल धारा को हम कैसे लिखेंगे? आई बहुसंख्यक होलों के कारण धारा प्लस अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉनों के कारण धाराओं का योग। संधि ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक भाग की चालकता आधार की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, अतः उत्सर्जक धारा आई मुख्यतः बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण ही होती है। अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण धारा नगण्य होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा तो हमारी आई के कारण धारा बहुत अधिक होगी, जबकि आईईएच अल्पसंख्यक होलों के कारण धारा अत्यल्प होगी। इसी प्रकार पीएनपी संधि ट्रांजिस्टर की बात करें तो बहुसंख्यक होलों के कारण धारा का मान अत्यधिक होगा, जबकि अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा हमारी अत्यल्प होगी। अतः हम आई को लिख सकते हैं उत्सर्जक धारा आई एनपीएन ट्रांजिस्टर के क्या कारण क्या होगी? आई क्योंकि ये क्या है? अत्यल्प है। और पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए क्या होगी? आईईएच, क्योंकि इसके लिए ये वाली टर्म अत्यल्प है। एनपीएन ट्रांजिस्टर के आधार में अंतःक्षेपित इलेक्ट्रॉनों में से अधिकांश इलेक्ट्रॉन संधि जेसीबी संग्राहक आधार संधि की ओर अग्रसित होते हैं, जिसके कारण संग्राहक में संग्राहक धारा घटक आईसीई उत्पन्न हो जाती है। संग्राहक धारा क्या होगी? उत्सर्जक से जो हमारी धारा है वो संग्राहक तक जाएगी, जिसके कारण हमारा संग्राहक धारा का घटक आईसीई उत्पन्न होता है तथा कुछ इलेक्ट्रॉन बीच में होलों के साथ आधार में पुनः संयोजन कर लेते हैं। जब हमारी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक से संग्राहक की ओर गमन करते हैं तो आधार में उपस्थित होलों से इलेक्ट्रॉन पुनः संयोजन कर लेते हैं और धारा आई भी हमें प्राप्त होती है, जिसे हम आधार धारा कहते हैं और जिसका परिमाण हमारा होगा आई बी इक्वल्स टू आई ई माइनस आई सी ई के बराबर होता है। इसी प्रकार पीएनपी संधि ट्रांजिस्टर में जो हमारे बहुसंख्यक धारावाहक होल होते हैं, होलों में से अधिकांश होल संधि जो संग्राहक आधार संधि की ओर गतिमान होते हैं, जिसके कारण संग्राहक में संग्राहक धारा का घटक ICH उत्पन्न होता है तथा कुछ होल आधार में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के साथ पुनः संयोजन कर लेते हैं और आधार धारा IB उत्पन्न होती है, जिसका परिमाण होगा हमारा IB इक्वल्स टू IEH माइनस ICH के बराबर होगा। इस प्रकार हम देखते हैं जो हमारी उत्सर्जक धारा है वो संग्राहक धारा तथा
आधार धारा का योग होती है। अभी हमने निकाला था आधार धारा क्या थी, आई वी इक्वल्स टू आई ई माइनस आई सी। दोनों एनपीएन और पीएनपी के लिए हमने घटक प्राप्त किया था, तो हम इसको जनरल फॉर्म में लिख देते हैं कि जो ट्रांजिस्टर में निविष्ट कुल धारा आई ई है वो आई सी प्लस आई बी के योग के बराबर, आई सी तथा आई बी के योग के बराबर है। अर्थात उत्सर्जक धारा संग्राहक धारा तथा आधार धारा के योग के बराबर होती है, या संधि ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा स्वयं को संग्राहक धारा तथा आधार धारा में वितरित करती है। संग्राहक धारा भी दो भागों से मिलकर बनी होती है। जैसे उत्सर्जक धारा दो भागों से मिलकर बनी थी, बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण, उसी प्रकार संग्राहक धारा भी दो भागों से मिलकर बनी होती है, बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण, जिसको हम लिख सकते हैं आई सी इक्वल्स टू आई सी बहुसंख्यक प्लस आई सी ओ अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण संग्राहक धारा का अंश ICO, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण संग्राहक धारा का अंश ICO क्षरण धारा लीकेज करंट कहलाता है। ICO का तात्पर्य है कि IC का वह मान जिस जबकि उत्सर्जक टर्मिनल खुला हो, IC का वह मान जबकि उत्सर्जक टर्मिनल खुला हो। यहाँ तक हमारी विभिन्न धारा घटकों के बारे में बात हो गई। अब हम ट्रांजिस्टर के लिए एक नई राशि, महत्वपूर्ण राशि जिसको हम अल्फा डीसी कहते हैं के बारे में बात करते हैं। डीसी का मतलब है डायरेक्ट करंट। ट्रांजिस्टर के लिए एक महत्वपूर्ण राशि अल्फा डीसी परिभाषित की जाती है। अल्फा डीसी की डेफिनेशन है अल्फा डीसी इक्वल्स टू आई सी ओवर आई ई, निर्गत धारा और निवेशी धारा का अनुपात, जिसको हम धारा लाभ भी कहते हैं, डीसी करंट गेन। अल्फा डीसी को डीसी धारा लाभ कहते हैं। वास्तव में अल्फा डीसी उत्सर्जक में उत्पन्न बहुसंख्यक आवेश वाहकों के उस अंश को प्रदर्शित करता है जो संग्राहक में पहुंचते हैं। तो इस प्रकार हमारी अल्फा डीसी डीसी धारा लाभ कहलाता है और यह संग्राहक धारा तथा उत्सर्जक धारा के अनुपात को निरूपित करता है। यहाँ से हम अल्फा डीसी आईसी का मान निकालेंगे। आईसी इक्वल्स टू क्या आएगा, अल्फा डीसी मल्टीप्लाई विद आई ई। इसका मान हम दोनों समीकरणों में रखेंगे, समीकरण 1 में तथा समीकरण 2 में। समीकरण 1 में रखने पर हमें क्या प्राप्त होता है, समीकरण 1 में रखने पर हमें आई ई इक्वल्स टू अल्फा डी सी आई ई प्लस आई बी प्राप्त होता है, जिससे हमारा आई बी का मान प्राप्त हो जाता है। आई बी इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा डी सी मल्टीप्लाई विद आई ई। और इसी प्रकार आई सी में मान रखेंगे हम। आईसी का जो अभी हमने निकाला था बहुसंख्यक धारा वाहकों के कारण जो धारा थी उसमें मान रखेंगे। इस प्रकार हमें दोनों समीकरण प्राप्त होते हैं। अल्फा डीसी का मान सदैव 1 से कम होता है, क्योंकि हम देख रहे थे ये किसका अनुपात था, अल्फा डीसी आईसी और आईई, और आई क्या होती है आईसी प्लस आईबी। तो हमेशा इसका मान क्या होगा, सदैव 1 से कम होता है। आधार में पुनः संयोजन अत्यल्प होने से अल्फा डीसी का मान, जो पुनः संयोजन होने से मतलब आईबी का मान बहुत कम होने के कारण अल्फा डीसी का मान सामान्यतः 0.95 से 0.99 के मध्य होता है। अल्फा डीसी का मान सामान्यतः क्या होता है, 0.95 से 0.99 के मध्य होता है, जबकि उत्सर्जक आधार परिपथ में किसी संकेत वोल्टता के द्वारा निवेशी वोल्टता को परिवर्तित किया जाता है। जब हमारे परिपथ में वोल्टताओं को परिवर्तित किया जाता है तब निर्गत धारा के परिवर्तन की
निवेशी धारा के परिवर्तन पर निर्भरता अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। जब हमारे निवेशी वोल्टता को परिवर्तित किया जाता है तो हमारी जो निर्गम धारा है वो भी हमारी परिवर्तित हो जाती है, और वो किस पर डिपेंड करती है? निवेशी धारा के परिवर्तन पर डिपेंड करती है। तो इस प्रकार हम अब एक और पैरामीटर डिफाइन करते हैं अल्फा, वो सेमी धारा लाभ, लेकिन यह गतिक अवस्था में होता है। गतिक अवस्था, क्योंकि धाराएं हमारी परिवर्तित हो रही हैं, इस प्रकार गतिक अवस्था में दिष्ट धारा लाभ के स्थान पर प्रत्यावर्ती धारा लाभ को परिभाषित किया जाता है। जो अभी हमने दिष्ट डीसी धारा लाभ पढ़ा था, उसकी जगह हम क्या परिभाषित करेंगे? प्रत्यावर्ती धारा लाभ, एसी करंट गेन। एसी करंट गेन को कैसे परिभाषित किया जाता है? अल्फा एसी इक्वल्स टू निर्गम धारा या निर्गत या उत्सर्जक धारा, निर्गम धारा या संग्राहक धारा में परिवर्तन किसके सापेक्ष? निवेशी धारा या उत्सर्जक धारा में परिवर्तन का अनुपात क्या कहलाता है? हमारा प्रत्यावर्ती धारा लाभ अल्फा एसी कहलाता है। कब? जब हमारा बीसीबी निवेशी वोल्टता है वो क्या हो? नियत हो। अल्फा एसी का मान भी अल्फा डीसी की भांति 1 से कम, लगभग 0.95 से 0.99 के मध्य होता है। इस प्रकार हम देखते हैं ट्रांजिस्टर की जो विभिन्न धारा घटकें हैं वो में किन किन का कंट्रीब्यूशन होता है, इनमें क्या रिलेशन होता है, तथा जो इनसे प्राप्त धारा लाभ है उनका अध्ययन हमने कर लिया है।